हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्राइज बाय निज़म एज़ेकिल। सिंपल वैसे एंटरप्राइज के ऊपर मैंने फुल डिटेल इसमें डाल रखा है, तो ये पूरी एक डिटेल स्टडी है। और इसमें एंटरप्राइज के अगर हम सिंपल मतलब समझने के लिए निकले तो एंटरप्राइज का सिंपल मतलब क्या होता है कि इट सिंपली मीन्स अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग स्पेशली अ बोल्ड और कॉम्प्लेक्स वन। यानी हम किसी काम को या किसी टास्क को उठाते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए निकलते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। कोई काम हो और उस काम के लिए हम निकले हैं, और वो चाहे वो कैसा ही प्रोजेक्ट हो, और वो बोल्ड प्रोजेक्ट हो या एक मुश्किल प्रोजेक्ट हो, और उसको हम कंप्लीट करने के लिए निकले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्राइज। तो ये भी पोएम कुछ ऐसे ही है, एंटरप्राइज निज़म एज़ेकिल की, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। जो आज कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं हम, उनमें से ये रहे सारे कंटेंट्स। आज हम ऑलमोस्ट 15 जो हैं इसके थ्रू जाने वाले हैं। द फर्स्ट इज़ लाइफ एंड वर्क्स, वो पूरा हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड पैशन फॉर थिएटर, निज़म एज़ेकिल का पैशन जो था थिएटर को लेके, वो नोटेबल वर्क्स पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरी पोएम की, एंड पोएम एंड इन थीम ऑफ पोएम लाइन बाय लाइन एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, डीप एनालिसिस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ टी.एस. इलियट कि किस तरह से ये वर्क जो है वो टी.एस. इलियट का एक रिफ्लेक्टेड वर्क है, जर्नी ऑफ द मैगी उसका। एंड द यूज़ ऑफ द वर्बल एंटीथेसिस पढ़ने वाले हम, सिम्बॉलिज्म, एलिग्री, एपिग्रामेटिक एंड पॉसिबल क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगेंगे पेपर में जो पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ एंड द वर्क्स। अगर हम बात करते हैं तो निज़म एज़ेकिल बॉर्न, इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में, जिसे हम फाइनली मुंबई कहते हैं आजकल, और 16 दिसंबर ऑफ 1924 को, और ये ज्यूइश थे। और जहाँ तक अगर हम बात करें मोटिव की, जो इनकी राइटिंग थी और जितने भी ये पोएम्स लिखते थे, उनके मोटिव क्या होता था उनके पीछे, तो इसमें ब्लैक वे में मेंशन कर रखा है मैंने, इन बोल्ड वे में, जैसे कि फॉर होम यानी घर, फॉर लव, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बिलीफ एंड फॉर बिलोंगिंग। तो ये इनका मेन मोटिव होता था पोएम में। बेसिकली जो इनका मेन ग्राउंड वर्क होता था वो इसके ऊपर फुल फैब्रिकेटेड होता था, इनके ऊपर ये लिखते थे। This could be related to his descent from community that traveled in search of new homeland and the process that had to redefine its identity। क्योंकि एक तरह से ज्यूइश होने की वजह से, एक ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से, जो एक न्यू अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना, ऐसे इंडिया ऐसे नेशन में जैसे कि इंडिया, जहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, और ऐसे में अगर अपने आप को ढूंढना हो, अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करना हो, और एक तरह से न्यू होमलैंड, ये उनके लिए एक न्यू होमलैंड की बात अगर हम करें, क्योंकि ऐसे जो वो हैं, जो कल्चर है ऐसे, वो बेसिकली माइनॉरिटी में आती है ऐसी कल्चर। तो माइनॉरिटी कल्चर के, और ऐसे कल्चर बहुत कम है इंडिया में, तो इसीलिए हम देख सकते हैं एक रिफ्लेक्शन है इनकी पूरी राइटिंग के ऊपर कि किस तरह से ये न्यू होमलैंड और किस तरह से अपनी आइडेंटिटी के लिए, और इन्होंने ये वर्क जो है, इसमें हमें पूरा रिफ्लेक्शन उनका दिखता है ना। मूव टू दी एजुकेशन। जहाँ तक कि अगर एजुकेशन की बात आती है निज़म एज़ेकिल की, हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कॉन्वेंट ऑफ द जीसस एंड मैरी, यहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की फाइनली वो ली है अपनी, और उसके बाद हाई स्कूल यहाँ से कंप्लीट किया इन्होंने। उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने फर्स्ट क्लास में करा फ्रॉम, यू कैन से इन इंग्लिश, फ्रॉम द विल्सन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो यहाँ से इन्होंने फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की जो डिग्री है वो अटेन करी। नाउ ही बिगैन हिज कैरियर एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड द फैक्ट दैट बोथ हिज पेरेंट बिकेम बीइंग एजुकेशनलिस्ट कुड बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये आपको पता ही चल गया होगा, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। और उसके बाद क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी एजुकेटेड थे, एंड हिज फादर वॉज द प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन विल्सन कॉलेज वेयर द एज़ेकिल स्टडीड। वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाई करी, जहाँ इनके फादर जो थे वो बॉटनी के प्रोफेसर थे जिस कॉलेज में, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ाई की। एंड लेटर टॉट, एंड हिज मदर वॉज अ स्कूल टीचर। तो एक टीचर फैमिली और एक प्रिंसिपल फैमिली, उनसे उनके बैकग्राउंड और वैसे फैमिली में इनका जन्म हुआ, और वहाँ इन्होंने एजुकेशन ली। तो ये इनकी और एजुकेशन का पैटर्न चला आ रहा था अगर हम बात करें तो, और यही वजह है कि इनकी इतनी डीप नॉलेज इन फील्ड ऑफ इंग्लिश, और एक ऐसे बैकग्राउंड से, जैसे हम कह सकते हैं जो टीचिंग बैकग्राउंड से इनकी पूरी फैमिली बिलोंग करती थी।
तो इस वजह से दी इन्होंने बाद में अपने आप को जर्नलिज्म के फील्ड में, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, इस प्रोफेशन में इन्होंने काम करना शुरू करा। और इनको जो है इंडियन लिटरेचर में जो सबसे ऊपर लिटरेरी अवार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, से नवाजा गया 1983, एंड दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 एंड इज़ गिवन टू द राइटर इन एनी ऑफ द 25 इंडियन लैंग्वेजेस। 25 लैंग्वेज में अगर कोई एक्सलेंट होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम है, तो उन्हीं में से साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है उस लैंग्वेज में अगर परफेक्शन दिखाओ। और एन में ने पद्मश्री, जिसे हम कहते हैं 1988 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। नाउ पैशन फॉर थिएटर की बात करें, थिएटर वर ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग पैशन, द सीड ऑफ विच वर सोन व्हेन द एजिकल जॉइंड द थिएटर ग्रुप टीजी इन 1946। तो अगर हम बात करें तो थिएटर में भी इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, तो इसलिए इन्होंने थिएटर ग्रुप में भी अपने आप को ट्रेन किया है 1946 में। नोटेबल वर्क ऑफ एजिकल, अब देख लेते हैं एजिकल के नोटेबल और परफेक्ट वर्क कौन कौन से हैं जिस वजह से एजिकल को इतना ज़्यादा एक्लेम किया जाता है और इतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू है इन फील्ड ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो फर्स्ट वर्क है इनका टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम्स, जिसे पब्लिश किया 1952 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिखने के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, पर अगर आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात करें तो सब कुछ तो लिख के आना नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मेन हमें फर्स्ट वर्क तो देखो वहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वर्क आप ध्यान रखिएगा, अ टाइम टू चेंज एंड अदर पोएम्स इन 1952। 1953 में एजिकल अपनी सेकंड कलेक्शन के थ्रू आते, इट मीन्स 60 पोएम्स, एंड द थर्ड वाज पब्लिश इन 1959। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्राइज, उससे ये फुली कनेक्टेड है ये पूरा। तो 1959 में एंड द नेक्स्ट ईयर द अनफिनिश्ड मैन को पब्लिश किया गया। इन 1961 ही रिटर्न टू द फुल टाइम टीचिंग एज हेड ऑफ English, head of the Department of English in Mirabai College, where he taught until 1972 तक, जहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। एंड ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट रीडर, यू कैन से इन अमेरिकन लिटरेचर में भी बहुत अच्छे रीडर थे वहाँ के। 10 years later that he was made professor at this university and he retired from full time teaching in 1984। यानी एक फुल फ्लेज लाइफ इन्होंने बिताई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, जहाँ पे वो अमेरिकन लिटरेचर के एक बेस्ट रीडर माने गए। उसके बाद वो प्रोफेसर भी बने इस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे उन्होंने टीचिंग 1984 तक की। तो अनफिनिश्ड मैन, आगे आपको पता चलेगा किस तरह से अनफिनिश्ड मैन कनेक्टेड है हमारे वर्क से। और द एग्जैक्ट मैन, जिसे 1965 में इन्होंने पब्लिश करा, द एजिकल हैड वर्कड एज आर्ट क्रिटिक फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें भी इन्होंने कई सारे जर्नल, रिसर्च पेपर और कई सारे कॉम्पोजिशन आर्ट के ऊपर लिखे इन टाइम्स ऑफ इंडिया में। Now the 3 plays 1969 contains the नलिनी, a 3-act play, ये भी लिखा है इन्होंने, एंड द 1-act farce भी लिखा है इन्होंने, इट मीन्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द कॉमेडी, द स्लीप वॉकर्स। और उसका द सेम ईयर also saw the poems 1965 to 1974 and the poems written in 1974 in print। तो ये भी इन्होंने पोएम्स वर्क जिसमें 1965 से 74 तक इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक स्पेशल इशू जिसे महफिल कहते हैं उसके पर भी वर्क लिखा, पर इतना ज़्यादा आप मेंशन मत करो, बस कुछ ऊपर से 2-3 वर्क जो इनके फेमस वो मेंशन करो, बस अनफिनिश्ड मैन और जो फर्स्ट वर्क है वो ज़रूर मेंशन करना है। आफ्टर द हार्म्स इन डार्कनेस इन 1976 ये इन्होंने इस टाइम पब्लिश करा। एंड द लेटेड साम्स ये उनके 1989 में पब्लिश वर्क के। कलेक्टेड पोएम्स 1952 एंड सम ऑफ द सिलेक्टेड प्रोज। तो ये सब आप मेंशन कराओ, जो इसमें ब्लैक मेंशन है तो यही इंपॉर्टेंट आपके माने जाते हैं। तो इन 1998 द एजिकल वाज डायग्नोस्ड विद अल्जाइमर एंड द हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही डाइड इन 9th of January 2004। तो 1998 में इन्हें डायग्नोस इन्हें एक बीमारी हो गई जिसे अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर का मतलब भूलने की बीमारी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कोमा में चले गए। और फाइनली 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। एज अ ट्रिब्यूट टू एजिकल द सेकेंड एडिशन ऑफ द कलेक्टेड पोएम, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए एक कलेक्टेड पोएम्स लिखी गई थी 1952 से 1988, जहाँ पे इनके सारे पोएम्स का कलेक्शन रखा गया था और जिसे 2005 में पब्लिश किया गया। नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्राइज। अगर एंटरप्राइज की इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक कलेक्शन ऑफ एंथोलॉजी, या हम सिंपल बात करें एंथोलॉजी द अनफिनिश्ड मैन 1960। एंथोलॉजी का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब पोएम्स की कलेक्शन जो थी वो द अनफिनिश्ड मैन है, इसमें कई सारी पोएम्स थी, उसमें से एक पोएम है एंटरप्राइज। द टाइटल ऑफ विच इज़ टेकन फ्रॉम द यीट्स। इसका जो टाइटल है
ये यीट्स की पोएम से ली गई है और यीट्स की पोएम का नाम है डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। यीट्स W.B. यीट्स हैं जो कि 1920s और 1930s और 1940s के एक एक्सलेंट, अगर हम बात करें तो पोइट थे। और इनकी फेमस कुछ पोएम्स हैं जैसे कि द सेकंड कमिंग, द मेडिटेशन इन टाइम, सिविल वॉर, लीड एंड स्वान, सेलिंग टू बाइजेंटियम, एवं स्कूल चिल्ड्रन, लॉन्ग लिस्ट फ्लाई, ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं इनके जो फेमस वर्क हैं। और इनकी इनकी इसी वजह से इनकी पोएम, उनकी एक्सलेंसी की वजह से इन्हें 1923 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। और यही अगर हम बात करें तो इन्होंने गीतांजलि को ट्रांसलेट किया था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिस वजह से टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इस पूरे इसमें अगर हम बात करें कि एंटरप्राइज़ के एपिग्राफ में, एपिग्राफ का मतलब होता है जो किसी किताब या अगर हम एंथोलॉजी लिख रहे हैं या कोई पोएम्स लिख रहे हैं तो उसके आगे एक चैप्टर ऐड, इन सारे जो कलेक्शन ऑफ चैप्टर इन सब के आगे एक इंट्रोडक्शन ऐड किया जाता है, एक छोटी सी सेइंग या कोई सा कंसेप्ट जो कि हमें ये दिखाती है कि इसके अंदर का जो वर्क है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी उसका मेन मोटो क्या है। तो जो इसका एपिग्राफ है इसमें साफ लिखा हुआ है, जिससे एंटरप्राइज भी जिस कलेक्शन से ली गई है पोएम, उसके एपिग्राफ में लिखा है दैट वन ऑफ द कॉन्टीन्यूस सर्चिंग एंड सीकिंग। ये एक ऐसे इसमें वर्क है जिसमें कि कॉन्टीन्यूस सर्च एंड सीकिंग का कंसेप्ट है, यानी हम कुछ लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहे हैं या लाइफ का अगर हम बात करें तो लाइफ के गोल को ढूंढ रहे हैं या हम अपने आप को सेल्फ को ढूंढ रहे हैं इस लाइफ में। एंड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू कॉल होम। एंड कॉल फॉर होम यानी एक कंसेप्ट ये, कॉल फॉर होम का मतलब हमें खुद को पहचानना चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि हम पूरे भगवान के उसमें ही लगे रहे, हम भगवान के काम को समझे या नहीं, हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद को सही करना चाहिए। एंड द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड हिम एंड हिज पोइट्री, जो जानता है निज़्म एज़ेकिएल को या थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसके पास, वो समझ सकता है निज़्म एज़ेकिएल यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। एज़ेकिएल का सिंपल कंसेप्ट ये था कि भगवान है, पर कुछ हमें भी अपने आप को अच्छी तरह से समझने का कंसेप्ट हमारे पास भी होना चाहिए। भगवान की ब्लेसिंग हम सबके साथ है, बस मेन ये होना चाहिए कि हमें अपने आप पे सेल्फ रेक्टिफिकेशन पे काम करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट कुछ डेइज़म से मैच होता है कि डेइज़म फ़िलासफ़ी भी यही मानती है कि भगवान धरती पे नहीं है और धरती पे पाप और पुण्य ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको अपना खुद का संभालना है कंसेप्ट। तो इसी कुछ हल्का फुल्का कंसेप्ट ऐसा ही हमें लगता है कि निज़्म एज़ेकिएल यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एंटरप्राइज़ के भी अगर हम बिल्कुल थीम पे जाएंगे, वैसे हम आगे थीम समझने वाले हैं, तो उसमें भी यही बात कही गई कि किस तरह से हमें अपने ऊपर यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन और उसके बाद सेल्फ रेक्टिफिकेशन और हमें खुद के ऊपर एक ध्यान देना चाहिए, अपने वे को सर्च करना चाहिए, ना कि हम जो बाहर की जो चीज़ें चलती आ रही है जैसे कि जो हम पैटर्न फॉलो करते रहे हैं भगवान के ऊपर, यानी पूजा पाठ इनमें ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारी एक लाइफ पूरी एक जर्नी है और इस जर्नी में हमें अपने ऊपर और अपने ऊपर काम करना है और इस तरह से हम अपने आप को शेप में ला सकते हैं। ये अलग बात है कि भगवान है, इनकी ब्लेसिंग है, पर फिर भी सारा काम हमें ही करना है। अगर हम बात करते हैं द स्टाइल ऑफ द पोएम हैज़ 6 स्टेंजा और 5 lines each, and each stanza follows similar rhyme scheme with the alternating rhyme scheme which gives an onward and moving rhythm to a poem। पूरी पोएम में रिदम है, एक तरह से फ्लो है, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक टच है एक तरह से। The poem begins with the statement that this journey began as a pilgrimage and gradually it took on more the mundane natural as survival rather than the faith become a crucial significance। पूरी पोएम एक जर्नी है, पिलग्रिमेज यानी एक जैसे तीर्थ यात्रा जो होती है वो है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट T.S. एलियट की जो पोएम है अगर हम बात करें तो जर्नी ऑफ मैगी, उसमें भी यही कंसेप्ट है कि किस तरह से लोग जो है जीसस क्राइस्ट यानी उसके लिए निकले होते हैं एक श्रद्धालु यात्रा में, एक पवित्र यात्रा में, पर जब वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें खुद नहीं समझ आता कि इज़ दिस थिंग ऑफ विच वी आर वेटिंग एंड फॉर विच वी आर मूविंग, कि यही वो जगह है, तब उन्हें लगता है कि नहीं, भगवान दिल में है, हम सबको खुद पे काम करना है ना कि बाहर है। द कंक्रीटनेस देयर इज़ द मोर पावर इन द abstractness and also that what you believe rather than the concreteness of the God or God-like thing। तो भगवान जो है उसकी मूर्त में नहीं है जितनी शक्ति कि जितना हमें अपने अंदर से भगवान को समझना है। तो यही है इसमें सिग्निफिकेंस। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट इट स्ट्रांगली क्राउड ऑफ लिटिल होप।
जब हम वहाँ गए, जब हम पूरी यात्रा पे निकले, तब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला हम कुछ भी नहीं है, बस एक झुंड है जिसके अंदर बहुत ही कम आशा है, बहुत ही कम होप है। ये अलग बात है कि एंटरप्राइज़ के अलग अलग क्रिटिक्स आए, सब ने इसको अलग अलग वे में देखा, सबका एक अलग नज़रिया था देखने का। Now, the ignoring what the thunder meant deprived of the common needs like soap and some were broken and some were bent. Easy है बहुत समझना इसको कि जो थंडर है हम उसको उसका मीनिंग को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। थंडर मीन्स अंदर की आवाज़, इट मीन्स दैट इंस्टिंक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर इनवर्ड्स। हम उसको भूल गए कि रियल मीनिंग क्या है, हम उसको भूल गए, हमने उसको इग्नोर किया और एंड में हमारी हालत इतनी बेकार हो गई थी दैट वी आर रियली द मोटिवलेस एंड इन ड्रास्टिक सिचुएशन दैट वी कुडंट गेट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ लाइक द सोप, कि हमें साबुन तक नहीं मिला और हमें बाकी कोई भी चीज़ मिल ही नहीं रही थी, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज़। और एंड में हम में से कुछ टूट गए और हम सबका फेथ जो है वो पूरी तरह से इफेस हो गया, ख़त्म हो गया, हम सबका फेथ ही मर गया अंदर से हमारी। व्हेन वी फाइनली रीच द प्लेस वी हार्डली न्यू व्हाई वी वर देयर। जब हम एंड में वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास एक ही वो रह जाता है क्वेश्चन, इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, इज़ दैट व्हाई दे हैड बीन देयर, कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों आए हम यहाँ पे और इसके पीछे हमारा मंजिल क्या है। दिस इज़ रियली अ सीरियस नोट दैट वी ऑल आर गेटिंग फ्रॉम द पोएम। यही लाइन अलेक्जेंडर ने भी कही थी जब मैं एंड में, जब अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया पे राज कर लिया था, एंड में उसका यही था कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, कि मेरे लायक मुझे कोई मिला ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसी लाइन एक अलेक्जेंडर नहीं, अशोका ने भी कहीं ना कहीं यही इंस्टिंक्ट और दिखाया था हमें, सब कुछ जीत के भी मुझे मिला क्या। तो इस तरह की एक राइटिंग जिसके पीछे एक डीप एसेंस है, एक डीप अगर हम कहें एक मीनिंग है और एक एलिगोरिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डीप मॉरल लेसन, दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी दैट आई फाइंड, दैट ऑल्सो नॉट आई दैट यू कैन इवन फाइंड इन राइटिंग ऑफ सच अ ग्रेट पोएट निज़्म एज़ेकिएल। तो इस तरह की चीज़ जो है जो इन्हें फेमस बनाती है और इसी वजह से इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स और पद्मश्री से नवाजा गया, कि लैंग्वेज में नहीं है इतनी पावर, दैट हाउ दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर कंसेप्ट विद दैट ऑफ द डीप एसेंस is that the main thing. So it means that what the Nizam Ezekiel and what the stuff that the Nizam Ezekiel is presented to all of us, it really has a deep meaning. And this type of the poetry and this piece of the writing is really an excellent one that is crafted on a strong canvas of the metaphor and also on the allegorical lessons. So this is really beautiful writing. Now here's the poem. ये पूरी poem है that it started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explored but did not test the call. The sun beat down to match our reach. We stood it very well, I thought. Observed and put down the copious notes on things the peasant sold and the bought. The way of serpents and of gods, 3 cities where a sage had taught. But when the differences arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch. A shadow falls on us and grows, deprived of common needs like soap. Some were broken, some mere bent. When finally we reached the place, we hardly know why we were there. The trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have to gather grace. This is all about the poem. ये poem है पूरी जो मैंने पढ़ी है आपके आगे। अब हम इसके line by line analysis देख लेते हैं। Here's the line by line analysis. एक बार line by line analysis देख लेते हैं। It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burden light. यानी ये पूरी शुरुआत हुई हमारी यात्रा की, एक पिलग्रिमेज यानी एक तीर्थ यात्रा थी। हमारे माइंड बहुत एक्सॉल्टेड थे, एक्सॉल्टिंग माइंड थे, यानी हमारी सोच बिल्कुल ऊपर थी, यानी हम पूरे अंदर से एनर्जेटिक थे, बिल्कुल भरे हुए अंदर तक, यानी फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी एंड मेकिंग ऑल दी बर्डन्स लाइट। हमें लग रहा था कि सब कुछ जो है बिल्कुल आसान है और ईजी गोइंग वे है, हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम द एंटरप्राइज, द पोएट स्पीकर
स्पीक ऑफ द मेन थीम इज ऑफ द पोएम स्टार्टेड एज पिलग्रिमेज। पूरी पोएम को एज एक पिलग्रिमेज से स्टार्ट किया गया है, यानी साफ ऐसा लग रहा है यात्रा की एक शुरुआत हुई है। हैविंग सेड दैट इट हैड ए नोबल एम एंड लॉफ्टी गोल। स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा है कि इसका कोई एक एम है, यानी नोबल एम और लॉफ्टी गोल, और कोई बहुत बड़ी मंजिल है जिसे वो कवर करने जा रहे हैं। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर वेरी एक्साइटेड, बहुत सारे बहुत एक्साइटेड हैं। एंड देयर इज होली एक्सपीडिशन, ये जो यात्रा है ये पवित्र यात्रा लग रही है। बट द वेरी नेचर ऑफ आवर माइंड व्हेन द पीपल आर एंथुसियास्टिक, लोग अंदर जोश से भरे हुए हैं। द बर्डन सीम्स टू बी लाइटर, सबको लग रहा है कि कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक स्टार्टिंग दी गई है विद एन एक्सलेंस ऑफ एलिगोरिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग। एलिग्री मेंशन है, यानी एलिग्री का सिंपल मतलब होता है जब जिसके पीछे, मतलब अगर मैं सिंबल वे में बात करूं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो, या मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, यानी एलिग्री एक फॉर्म ऑफ सिंबॉलिज्म है जिसके पीछे उसकी खुद की हिस्ट्री होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं कहूँ दैट यू आर जस्ट लाइक अ ग्रेट वॉरियर लाइक अशोका, कि तुम अशोका की तरह हो। अब अशोका की खुद की हिस्ट्री थी, या मैं कहूँ तुम अलेक्जेंडर की तरह हो, अलेक्जेंडर की तरह खुद की हिस्ट्री, उसकी खुद की एक बहुत डीप हिस्ट्री है। तो मैंने किसी को अलेक्जेंडर से कंपेयर करा, और अलेक्जेंडर यहाँ पे एलिग्री है क्योंकि अलेक्जेंडर के साथ उसकी डीप हिस्ट्री कनेक्टेड है। तो इस तरह की चीज़ को हम एलिग्री कहते हैं। तो एलिगोरिकल वे ऑफ राइटिंग है जिसमें कि हम एक्सॉल्टिंग माइंड, इन सब के एक्सॉल्टिंग माइंड, और जो पिलग्रिमेज है, ये पिलग्रिमेज नॉर्मल पिलग्रिमेज नहीं है कि यात्रा है। इट मे बी द पिलग्रिमेज ऑफ योर लाइफ, इट मे बी द पिलग्रिमेज ऑफ, यू कैन से द साल्वेशन, यानी मुक्ति का रास्ता। अगर हम मुक्ति चाहने के लिए वो सफ़र हो सकता है, ये ज़िंदगी का सफ़र हो सकता है, या ये सिंपल पिलग्रिमेज हो सकता है ऑन अ सरफेशियल लेवल। पर ये ज़्यादातर मेटाफोरिकल वे हमें दिख रहा है इन फॉर्म ऑफ एलिगोरिकल राइटिंग के, इसके डीप मीनिंग है। Now the second stage explored but did not test the call. The sun beat down to match our rays. अब हमें इसमें दिखाया गया कि सेकंड स्टेज अब आ जाती है। जब वो स्टार्टिंग में वो निकले थे पिलग्रिमेज के लिए, सबके एक्साल्टेड माइंड था, सबका दिमाग जो है वो फुल एनर्जेटिक थे, फुल पॉजिटिव थे। अब जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं यात्रा के, तो एक्सप्लोर्ड बट डिडंट टेस्ट द कॉल, द सन बीट डाउन टू मैच ओवर रेज, यानी वो इतने ज़्यादा अंदर से एंथुसियास्टिक थे, इतना ज़्यादा उनके अंदर रेज था, इतना ज़्यादा वो अंदर से, अगर हम बात करें कि फुल वाइटैलिटी से भरे हुए थे और फुल उनके अंदर एंथुसियाज्म था, इतना ज़्यादा जोश होने की वजह से कि सन भी उनके आगे एक पल के लिए हार गया। तो निज़्म एज़ेकिल यहाँ पे हाई, अगर हम बात करें ऑप्टिमिस्टिक राइटिंग से उन्होंने स्टार्ट किया है, एक ऑप्टिमिस्टिक मोड दिया है। एक बार समझते हैं इसे। सो द पोइट हैज़ डिवाइडेड द जर्नी इनटू स्टेजेस, यहाँ पे पूरी पोएम को स्टेजेस में डिवाइड किया है। द सेकंड स्टेज वाज समवट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत हार्श कंडीशन दिखाया जाने लगा है, जहाँ तक हमें दिखाया जा रहा है जैसे कि अब सन एक तरह से हमें नेगेटिविटी, एक तरह से थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट दिखाया गया कि वो उनके मॉरल को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स इन्वायरमेंट उन्हें कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं, इट मीन्स उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है इन्वायरमेंट, पर फिर भी वो नहीं टूट पा रहे हैं। तो द सन इज सिम्बॉलिक ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ नेचर, इट मीन्स इन नेचर इज ऑल्सो ट्राइंग टू बीट डाउन their high aspiration and also their high confidential level। उसका एंड स्कॉर्चिंग हीट, एकदम से इतनी चुभन भरी वो रोशनी, वो सब, और उनकी जो चुभन भरी वो जो निकल के आ रही है उससे रोशनी, वो सब उनके स्पिरिट को एक तरह से डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो बिल्कुल हाईली एंथुसियास्टिक हैं, पूरे अंदर से बिल्कुल वो जोशीले हैं, तो वो हार नहीं मान रहे हैं। We stood it very well, I thought, observed and put down the copious notes on things and the peasant soul and bought in the way of servant and goats, 3 cities where sage had taught। अब कहने we stood it very well, हम सब कुछ अच्छी तरह से पहचान रहे थे। and I thought, जहाँ पे I thought की बात आती है, हमें साफ यहाँ पे लगने लग जाता है कि even the Nizam Ezekiel and even the, you can say the poet is also a part of such pilgrimage, कि वो भी इस पिलग्रिमेज के, इस तरह के पिलग्रिमेज के वो भी पार्ट है। यानी निज़्म एज़ेकिल यानी जो पोएट है वो भी इस जर्नी का एक हिस्सा है। यानी सेम वे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि टेल्स ऑफ कैंटरबरी में चौसर थी, उसी तरह से ऑब्जर्व एंड पुट डाउन द कॉपियस नोट, हम सब ये सब कुछ जान रहे थे, पहचान रहे थे, हम सब चीज़ को नोटिस कर रहे थे। हम यहाँ तक कि पेजेंट यानी किसान वहाँ पे क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ये सब कुछ किस तरह से सर्पेंट एंड गोट ये सब चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी हम नोटिस कर रहे हैं। द 3 cities where the sage had taught, वो 3 शहर जो हमने क्रॉस किए जहाँ पे सेज भी, यानी सेज मतलब सिंपल ऐसे हर्मिट लोग जो कि हम कह सकते हैं साधु, एक साधु और संत लोग जो कि सेक्ल्यूड रहते हैं, एक अकेलेपन में रहते हैं,
तो ऐसे 3 शहरों से गए जहाँ पे इस तरह के लोग हैं और वो लोगों को सीख दे रहे हैं। तो इतना सब कुछ हम नोट कर रहे थे जब हम पिलग्रिमेज में जब हम पिलग्रिमेज में थे, इट मीन्स जब हम अपनी पूरी जर्नी कर रहे थे, दिस फॉर द रिलीजियस जर्नी जब हम कर रहे थे, तो हम सब चीज़ को नोटिस कर रहे थे। तो मैंने पहले ही बताया था दैट द एंटरप्राइज इज़ नॉट अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग बट इट्स ए फॉर्म ऑफ हाईली सिम्बॉलिकल राइटिंग एंड ऑल्सो द हाई एल्गोरिकल राइटिंग। तो एलिग्री symbolism and you can say there is a large amount of the metaphor that you can find in all of the poem। तो ये जो है यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ वो नोटिस कर रहे थे, इट सिंपली मीन्स दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी टेकिंग द नोट्स ऑफ द हमड्रम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ के एक हमड्रम एस्पेक्ट है कि हम हर चीज़ को नोटिस करते हैं। इस तरह से हम लाइफ में नोटिस करने के उसमें हर चीज़ को अलग अलग चीज़ को देखते हैं और उसी को अपनी एम मान के उसको हम चलने लग जाते हैं। ये सब कुछ जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम हमेशा अपनी लाइफ में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से एल्गोरिकल राइटिंग है यानी और सिंबॉलिकल राइटिंग है। मतलब कुछ है, लाइन का कुछ मतलब है सरफेस लेवल पे और डीप लेवल पे इसका कुछ और मीनिंग है। तो मोर ओवर देयर इज़ ए कंसर्न विद रैदर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स कि ये सब लाइफ के अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जबकि रियलिटी लाइफ की कहीं और है। द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ समथिंग एल्स, वो कुछ और है, इज समथिंग डिफरेंट दैट यू कुड नॉट इवन ग्रास्पिंग इन ए नॉर्मल वे। तो जो तुम्हें आसानी से ग्रास्प नहीं कर पा रहे। दिस अबाउट दिस सेंट्रल आइडिया दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पीस ऑफ पोएम and it's really a excellent way of presenting your concept and also the moral attitude of the poet। So, but when the difference arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch। पर जब हम सब के बीच में अब फ़र्क आना शुरू हो गया और वो आया जब डेजर्ट पैच क्रॉस करना था, एक रेगिस्तान वाला एरिया था जो क्रॉस करना था, तब हम सब लोगों के दिमाग में हम सब लोग जो है एक दूसरे से अलग होने लगे, हमारी सोच अलग होगी। वी लॉस्ट ए फ्रेंड whose stylish prose was quite the best of all our batch। हमने उस दोस्त को खो दिया, अपने फ्रेंड को खो दिया जो कि सबसे स्टाइलिश प्रोज लिखता था, यानी जिसके पास एक्सीलेंट आइडिया होते थे और आइडियाज़ होते थे। हमने उसको खो दिया क्योंकि बाकियों ने उसकी बात को माना नहीं। तो हम समझ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं नज़म एज़िकल क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ अबाउट द मॉरल लेसन ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द मॉरल लेसन ऑफ सोसाइटी दैट वी आर गेटिंग हियर। कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सही काम करते हैं, सही फैसले लेते हैं, हम उन्हें एक टाइम पे नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी खुद की एक अलग वे फॉर्म करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग इन ए सेंस दैट व्हेन एवरी पर्सन हैज़ एंड हैव इट्स ओन ईगो फैक्टर। जब हर पर्सन का अपना खुद का एक ईगो फैक्टर होता है, हर कोई अपने वे से चीज़ों को जज करता है। तो ये हमने देखा थी पोस्ट मॉडर्न पीस ऑफ राइटिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो होल ऑफ राइटिंग थी वो इसी तरह से शिफ्ट होगी ईगो सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हर लोगों की एक अपनी सोच है और अपनी आइडिया के थ्रू वो जाते हैं, ना कि वो सही का साथ देते हैं। तो देयर केम ए स्टेज में द डिफरेंसेस अराउज इन द ओपिनियन में डिफरेंसेस आने लगे। क्रॉसिंग अ पैच, किस तरह से पैच करें। सो वी आर होली जर्नी फॉर ए नोबल कॉज एंड नो लॉन्गर होल्ड इट्स इंटीग्रिटी। और हम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर ही नहीं पाए, यानी एकजुटपन। पीपल आर बिकमिंग egoistic, जो कि मैंने बताया था ये वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द पोस्ट मॉडर्न राइटिंग एंड लिटरेचर एंड द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग इवन दैट यू कैन से एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल पीस ऑफ राइटिंग। कि हम सब का एक खुद का ईगो पॉइंट ऑफ व्यू था जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जाते हैं, जब सब डीकोलोनाइज हो रहे थे, सारे कंट्री जो हैं जो यूरो सेंट्रिसिज्म से अलग हो रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, तो सबकी एक अलग सोच हो गई, सब एक अलग वे में लिखे। तो उन्हें पता चल गया था दैट देयर इज़ नथिंग यू कैन से दैट देयर इज़ नो मीनिंग इनसाइड द ह्यूमैनिटी और द फीलिंग ऑफ द ह्यूमन एसेंस। कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन एसेंस कुछ होता ही नहीं, जो कि उन्होंने देख लिया था किस में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया देख चुकी थी दैट देयर इज़ नो मीनिंग इनसाइड ह्यूमैनिटी, दैट ह्यूमैनिटी हैज़ नो मीनिंग। कि इंसानियत में कोई नहीं है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकता है, बम निकाल सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स निकाल सकता है, तो कुछ नहीं है। तो इस टाइप के जो लोग होते थे, इस समय के जो लोग होते हैं, जो राइटिंग निकल के आई और जिस तरह के लोगों का बिहेवियर हो गया वो ईगो सेंट्रिक पॉइंट हो गया। अपने दिमाग से सोचना, अभी तुम यहाँ और बैठे बैठे अनकॉन्शियस लेवल में कुछ और सोचने लग जाओ, प्लान तुम्हारा डिफरेंट हो, कंसेप्ट तुम्हारा डिफरेंट हो, कंक्रीटनेस में तुम सामने हो पर एब्स्ट्रैक्टनेस में तुम अलग सोच रहे हो। दिस वे ऑफ राइटिंग एंड दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग द कंसेप्ट बाय निस्सिम एज़िकल इज़ रियली अ ब्यूटीफुल वन।
The next is a shadow falls on us and grow. What's the meaning of the shadow is here? बहुत ही एक डीप मीनिंग है शैडो का। जब वो जिस फ्रेंड को हमने खो दिया उसके बाद हम सब के बीच में आपस में कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई, यानी लड़ाई, और हम किसी की राय को मान ही नहीं रहे थे, हम किसी की बात नहीं सुन रहे थे। यहाँ पे शैडो है, तो शैडो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में रखा गया है, जिसका मतलब है कॉन्फ्लिक्शन। हम सब के बीच में कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्शन। And the another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. Now again that we find here the deep meaning is here in second one that you can find the twice attacked. हमें दोहरा अटैक हमारे ऊपर होता है। अगर आप सरफेस लेवल पे बात करोगे तो ये एक्सटर्नल अटैक है, पर अगर हम डीप में बात करें तो ये एक्सटर्नल अटैक नहीं है। जो मीनिंग है सरफेस लेवल पे उससे काफ़ी डिफर है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एल्गोरिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डीप एसेंस और योर सेंट्रल आइडिया, जो कि निज़म एथिकल यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ बात करें ट्वाइस अटैक, दोहरा वार होता है। और ये दोहरा अटैक क्या होता है? द फर्स्ट इज़, अगर मैं बात करूँ अपोजिशन ऑफ फेलो मैन, जो लोग थे वो अपोज करने लग गए आइडियाज़ का, किसी के रूल को वो मान ही नहीं रहे थे कि अब हमें कौन लेके जाएगा इस यात्रा में। एंड सेकंड इज़ मिसगाइडिंग ऑफ अदर्स, और दूसरे कह रहे थे, दूसरा मिसगाइड करना चाहते थे कि हर कोई मंजिल तक ना पहुँचे, जो कि आज हम देख रहे हैं आजकल के लोगों में यही फैक्टर है। और इस तरह की ये राइटिंग, अगर मैं बात करूँ, अगर ये पोएम मैं कहूँ, ये बहुत ही वेल क्राफ्टेड वर्क है ऑन द कैनवस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड डी कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ द राइटिंग का बहुत एक्सलेंट एग्जाम्पल है। मोर ओवर दैट वी फाइंड आवरसेल्फ इन ट्रबल, वी फॉरगेट द लार्ज पर्सपेक्टिव एंड रन अवे। तो अनदर फेज वाज रीच व्हेन वी, हम अगले फेज पे पहुंचे, और अगले फेज में हम पे दोहरा अटैक हुआ। कुछ लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए उनमें से, और कुछ लोग हमारे रास्ते को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, यानी हमें मिसगाइड कर रहे थे। इस तरह से जब हम पे इतनी मुसीबत आ गई तो हमने अपने रास्ते को खो दिया। इट मीन्स हमने अपना विश्वास खो दिया और सब अलग अलग ट्रैक पे निकल गए। फाइनली अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। एक सेक्शन एक उसमें से निकल के आया, उसने कहा नहीं, हमें अलग करो, हम इससे अलग होना चाहते हैं, हमें एक अलग लीडरशिप चाहिए। पॉसिबली दे वर अनहैप्पी विद द लीडरशिप, उन्हें वो लीडरशिप पसंद ही नहीं आ रहा था। वो कहेंगे हमें अलग चाहिए। द सेम वे दैट यू आर फाइंडिंग in the realm of the politics, in the realm of the community, in the realm of the language, culture and all the perspective what you are finding in the modern writing. तो मॉडर्न राइटिंग में सब कुछ हमें साफ साफ दिखता है। आई ट्राई टू प्रे, योर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। मैंने कोशिश की कि मैं प्रे करने लग गया। इट मीन्स दैट हियर द पोइट स्टार्ट प्रेइंग, द पोइट स्टार्ट्स प्रेइंग, कि पोइट ने स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरह से प्रे करना। एंड आवर लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी, और उस टाइम पे हमारा जो लीडर था उसने कह दिया दैट ही स्मेल्ड द सी, कि उसे समुद्र का पता चल रहा है आसपास, कहीं वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करें यहाँ सी का मतलब सी नहीं है, यहाँ पे सी का मतलब है मंजिल। इट मीन्स दैट योर डेस्टिनेशन। एंड आई ट्राई टू प्रे, जब हम सब कुछ हार जाते हैं तब हम भगवान पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने कहीं ना कहीं बताया निज़्म एथिकल की एक टाइप ऑफ थिंकिंग है। जब, और ये इस तरह फ़िलासफ़िकल राइटर भी थे, फ़िलासफ़िकल पोइट भी थे, जब इन्होंने मेंशन किया कि भगवान है पर भगवान की ब्लेसिंग है, पर हमें खुद को काम करना है इन ऑर्डर टू मेक आवर सेल्फ एंड इन ऑर्डर टू साल्वेट आवर सेल्फ और टू इमांसिपेट आवर सेल्फ। अगर हमें अपनी सोच अच्छी करनी है एंड टू इम्प्रूव द फ्रेटर्निटी, या हमें भाईचारा बढ़ाना है, तो इट मीन्स दैट वी हैव टू फर्स्ट सेल्फ रेक्टिफाई आवर सेल्फ, हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। तो वो ये कि आई ट्राई टू प्रे, हम भगवान की तरफ शिफ्ट हो गए, मैंने पूजा करना शुरू कर दिया, भगवान से प्रे करना शुरू कर दिया कि ये जो यात्रा है ये कहीं ख़राब ना हो जाए। हमारे लीडर को कुछ समझ नहीं आता, फिर उनमें से हमारे लीडर ने कहा कि हम फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट ए स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें दिखा कि कुछ भी नहीं है। हमें मिला क्या? एक छोटा सा झुंड रह गया, सब बिखर गए, रास्ते में जितने भी दोस्त थे सब चले गए, आपस में लड़ाई हो गई, कुछ कंसेप्ट बचा ही नहीं। और जो हमारा एक जैसे स्टार्ट हुई थी ये पूरी पोएम इन ए फुल ऑप्टिमिस्टिक सेंस में, और एंड होती है इन फुल पेसिमिस्टिक वे ऑफ राइटिंग में। तो इस तरह की जो राइटिंग है, इस तरह का जो पैटर्न था, हमें बहुत पोएम में देखने को मिला है जब हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ राइटिंग, चाहे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री और किसी और उसके में हो, या कॉमनवेल्थ राइटिंग में हो, कैरिबियन राइटिंग में हो, या अमेरिकन राइटिंग में हो, या यूरोपियन राइटिंग में हो, और ऑस्ट्रेलियन राइटिंग में, हर जगह हमने ये ट्रेंड देखने को मिला है।
तो किस तरह से हाई पॉजिटिव नोट से एकदम से नेगेटिव नोट पे आना, दिस इज़ द एक्सलेंस। और इसके लिए बहुत ही बैलेंस चाहिए पीस ऑफ राइटिंग में कि, और बहुत ही एक्सलेंस चाहिए दैट हाउ दैट यू आर हैंडलिंग द ईच ऑफ द कंसेप्ट जो हमें इसमें देखने में मिलता है। और एंड में बहुत ही पेसिमिस्टिक वे में एंडिंग की गई है दैट बट इट वाज फॉल्स होप फ्रॉम द लीडर, कि लीडर को फॉल्स होप मिलता है एज ए प्रोग्रेस दैट दे कुड सी नथिंग, कि हाथ में कुछ नहीं मिला एंड दे नाउ लुक लाइक ए ग्रुप ऑफ एमलेस एंड होपलेस वॉन्डरर। और यही एंड होता है। अगर हम ऐसे ही चलेंगे लाइफ में, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड के ट्रैप में आएंगे तो हमें एंड में कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक आवर सेल्फ बाय सेल्फ रेक्टिफाइंग आवर सेल्फ बाय इवन बाय सेल्फ मेकिंग आवर सेल्फ मोर पॉजिटिव इन ऑर्डर टू जज आवर एम। Now, the ignoring what the thunder meant deprived of the common needs like soap and some were broken and some were bent. Easy है बहुत समझना इसको, कि जो थंडर है हम उसको उसका मीनिंग को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। थंडर मीन्स अंदर की आवाज़, इट मीन्स दैट इंस्टिंक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर इनवर्ड्स। हम उसको भूल गए कि रियल मीनिंग क्या है, हम उसको भूल गए, हमने उसको इग्नोर किया और एंड में हमारी हालत इतनी बेकार हो गई थी दैट वी आर रियली द मोटिवलेस एंड इन ड्रास्टिक सिचुएशन दैट वी कुडंट गेट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ लाइक द सोप, कि हमें साबुन तक नहीं मिला और हमें बाकी कोई भी चीज़ मिल ही नहीं रही थी, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज़। और एंड में हम में से कुछ टूट गए और हम सबका फेथ जो है वो पूरी तरह से इफेस हो गया, ख़त्म हो गया, हम सबका फेथ ही मर गया अंदर से हमारी। व्हेन वी फाइनली रीच द प्लेस वी हार्डली न्यू व्हाई वी वर देयर। जब हम एंड में वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास एक ही वो रह जाता है क्वेश्चन, इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, इज़ दैट व्हाई दे हैड बीन देयर, कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों आए हम यहाँ पे और इसके पीछे हमारा मंजिल क्या है। दिस इज़ रियली अ सीरियस नोट दैट वी ऑल आर गेटिंग फ्रॉम दी पोएम। यही लाइन अलेक्जेंडर ने भी कही थी जब मैं एंड में, जब अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया पे राज कर लिया था, एंड में उसका यही था कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, कि मेरे लायक मुझे कोई मिला ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसी लाइन एक अलेक्जेंडर नहीं, अशोका ने भी कहीं ना कहीं यही इंस्टिंक्ट और दिखाया था हमें, सब कुछ जीत के भी मुझे मिला क्या। तो इस तरह की एक राइटिंग जिसके पीछे एक डीप एसेंस है, एक डीप अगर हम कहें एक मीनिंग है और एक एलिगोरिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डीप मॉरल लेसन, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी दैट आई फाइंड, दैट ऑल्सो नॉट आई दैट यू कैन इवन फाइंड इन राइटिंग ऑफ सच अ ग्रेट पोएट निज़्म एज़ेकिएल। तो इस तरह की चीज़ जो है जो इन्हें फेमस बनाती है और इसी वजह से इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स और पद्मश्री से नवाजा गया, कि लैंग्वेज में नहीं है इतनी पावर, दैट हाउ दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर कंसेप्ट विद दैट ऑफ द डीप एसेंस is that the main thing. So it means that what the Nizam Ezekiel and what the stuff that the Nizam Ezekiel is presented to all of us, it really has a deep meaning. And this type of the poetry and this piece of the writing is really an excellent one that is crafted on a strong canvas of the metaphor and also on the allegorical lessons. So this is really a beautiful writing. Now the trip had darkened every face and our deeds were neither great nor rare. Home is where we have together grace. यानी इस ट्रिप में जो हम चले थे इसमें हम सब का फेस जो है डार्क पड़ गया। इट मीन्स हम सब फेथलेस हो गए और हम सब के अंदर की जितने भी जो भी हमारे अंदर था, जो भी हमारे अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गई। आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट और नॉर रेयर। हम नहीं कह सकते हमारी डीड ये महान है, जिस तरह से ये ओडिसी की थी, इलियड की थी, इलियड ने जो ओडिसी लिखी और इन सब की जो महान गाथाएँ हैं ये वो नहीं है। एंड होम इज़ वेयर दैट वी हैव टुगेदर द ग्रेस। इससे अच्छा तो घर है जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। दिस लास्ट लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि किस तरह से हमें दोबारा से ह्यूमैनिटी पे और होमोसेंट्रिसिज्म पे फोकस करना चाहिए रेदर देन फोकसिंग ऑन यू कैन से गॉड सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि भगवान को सेंटर ना माना जाए। एथनोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को नहीं देखना, हमें जो देखना है इज़ फ्रॉम दी होमोसेंट्रिसिज्म से। इट मीन्स घर पे रह के या हम मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी इसको सर्व करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं, ना कि हम भगवान की यात्रा करके और भगवान के लिए। This is what the central idea that you all are getting, and it's very important that you can mention all this concept in your writing, that you get a really high score.
The first thing is that doing good to mankind makes more senses and it's better way than going to a pilgrimage to gather the God grace. It means that you have to connect to that of the humanity rather than having the concreteness of the God or the praising the God or moving for the salvation and emancipation, such concept. So it be better to serve the humanity. The poet has been successful in conveying the message of narrative poem. This type of poem is called narrative poem because it is very well designed, very well crafted, and through a way of the narration or guiding the moral principle that you are getting the central idea. कि इस तरह की पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा जाता है, धीरे धीरे करके हमें मॉरल लेसन की तरफ उतारा जाता है, जो हमने इसमें देखा. एंड एज ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन व्हाट दिस इज़ द होम में इंडिकेट हियर कि होम के पीछे बहुत बड़ा इशू है. और अगर आपको पेपर में लिख के आना देन यू हैव टू मेंशन देयर दैट इज होम. इट मीन्स द ह्यूमैनिटी एंड द होमोसेंट्रिसिज्म दैट वी लॉस्ट after independence, or you can say in the post independent period. It means also in a post colonial world. It means that we have to again focus on the homocentrism to have the human essence, to get the human essence rather than the praising the God and rather than moving for God in a form of concreteness. So it be better to have an abstractness of humanity rather than concreteness of the God. तो यहाँ पे एक तरह से ये पूरी पोएम हमारी ख़त्म होती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइन बाय लाइन एनालिसिस. और यहाँ पे मैंने आपको वैसे भी इसके कई व्यू दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम ऑफ राइटिंग एंड द पोस्ट कॉलोनियल पीस ऑफ राइटिंग एंड हाउ डू यू से इज़ द पोस्ट स्ट्रक्चरल पीस ऑफ राइटिंग. ये सब कुछ मैंने साथ साथ मेंशन किया जो आपको वहाँ पे लिख के आना है, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. अब हम एक बारी और जो है इसमें टेक्स्ट में जो है वो एक बारी और पढ़ लेते हैं, ताकि आपके आइडियाज़ को और इवन आप और अच्छी तरह से परफेक्ट हो सके, ताकि आप अपने आइडियाज़ को एक अच्छी तरह से वहाँ पे कन्वे कर सकें. Now let's move on the theme factor. The theme of the poem revolves around the metaphorical journey of pilgrimage started by some enthusiastic people. अगर हम थीम की बात करें तो वो ये कि मेटाफोरिकल जर्नी है और द एंटरप्राइज दो स्टार्टेड इन हाई स्पिरिट से स्टार्ट होती है एंड सेट बैक इन द मिडल में हमें ऐसा लगता है कि उन सब की आशाएं जो हैं वो टूट चुकी है. फाइनली व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन दे डाउटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रबलसम जर्नी, कि वो इस पे उनको अपनी जर्नी पे यानी डाउट होना शुरू हो गया. ठीक है. एंड दे रियलाइज इट्स फ्यूटिलिटी, कि इसमें कुछ भी नहीं है, सब बकवास है. होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, कि घर वो है जहाँ पे हमें सब कुछ मिलेगा. इट मीन्स दैट वी हैव टू सर्व ह्यूमन. सो इट्स दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड डिडैक्टिक राइटिंग. डिडैक्टिक का मतलब जो किसी को हम सीख देते हैं, उस तरह की राइटिंग है. तो निज़्म एसिकल इन पीस ऑफ पोइट्री हमें सीख देना चाहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड हाउ दैट यू इवन हैव टू लीड अ लाइफ एंड हेड फॉर समथिंग डिफरेंट. Now enterprise the language and form. About the language and form, the enterprise is very simple language. हमें पता बहुत सिंपल लैंग्वेज है जहाँ पे रेगुलर राइम यूज़ किया हुआ है, ए बी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में हमें डीप एसेंस और डीप मीनिंग प्रोवाइड किया गया है. Now this is about the different interpretation. अलग अलग लोगों की सोच और अलग अलग अगर हम बात करें क्रिटिक, उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है. that both the journey and the conclusion in the last line of the enterprise are highly metaphorical. तो सब कह रहे हैं metaphorical writing है, deep meaning है, कि इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की एक जर्नी प्रेजेंट की है निज़्म एसिकल ने. वन एक्सप्लेनेशन सेज दैट वी डोंट नीड टू गो टू पिलग्रिमेज फॉर द स्पिरिचुअल नीड, कि हमें पिलग्रिमेज पे जाना ही नहीं चाहिए. एंड द गॉड इज़ इनसाइड अस, भगवान हमारे अंदर है, तो हमें इनर सेल्फ पे मूव करना है. Another interpretation such as that we should take care of the people and us and earn their love and respect, कि हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए और आपस में एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए. तो जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपको ये सब कुछ मेंशन करके आना. इन कंक्लूजन में आप ऐड कर देना कि ये मीनिंग हो सकता है. अगर ब्लैक पेन से ऐड करोगे देन इट रियली गुड. ठीक है. एंड सम क्रिटिक ऑल्सो सजेस्ट, क्रिटिकल कमेंट के थ्रू भी आप डाल सकते हो. और सम क्रिटिक ये भी कहते हैं कि दैट होम इंडिकेट्स अ पोएट कमिटमेंट टुवर्ड्स द होम इन मुंबई, कि मतलब वो अपने घर को नॉस्टैल्जिक टाइप ऑफ राइटिंग है, कि वो अपने घर को मिस कर रही हैं, तो इसलिए ये उस तरह की राइटिंग भी है. पर मेरे को जहाँ तक है मैं लास्ट वाले को अवॉइड करना, ऊपर वाले बेस्ट हैं. नाउ देयर आर मैनी क्रिटिक दैट फील दैट पोएम इज सर्च ऑफ ए मीनिंग ऑफ लाइफ जर्नी. वही जो मैंने बताया आपको, यानी लाइफ जर्नी की एक मीनिंग है, मतलब मीनिंग ढूंढना कि इस
रियल लाइफ में का मीनिंग है क्या, तो उस टाइप की राइटिंग भी है। वन क्रिटिक अगर हम बात करें, द ठाकुर गुरु प्रसाद सीज दैट इट इज़ वेरिटेबल स्टडी इन द ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी फील्ड ऑफ राइटिंग के एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड के फ्रेम को आगे रखा गया है। यानी हम सब लोग जो है कई बार ये सोचते हैं कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। NPR care associate the frustration at the end of journey that a modern man's inability to know clearly about what's the aim and destination। ये frustration writing है एक तरह से। द थीम ऑफ एलिनेशन जो हमें सिर्फ इसमें देखने को मिलता है 1950s की राइटिंग में, जहाँ पे हमें सैमुअल बेकेट ने जो फेमस राइटिंग लिखी थी वेटिंग फॉर गोडो, जहाँ पे हमें पता चला था कि किस तरह से लाइफ जो एक मीनिंगलेस है और हम लाइफ के रियल मीनिंग को ड्रैग कर ही नहीं सकते। जब हमें लाइफ का रियल मीनिंग हमें पता ही नहीं चलता तो हम जो है उससे एलिनेट होने लग जाते हैं, हम लाइफ के मीनिंग तक पहुंच ही नहीं सकते। तो यहाँ से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, इसी को थीम ऑफ एलिनेशन कहा गया है। तो मुझे भी लगता है कि एलिनेटेड पीस ऑफ राइटिंग का एक एक्सेलेंट एग्जांपल है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन देखा गया है कि हमें लाइफ में करना क्या है, व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। दिस इज़ अ सीरियस क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग थ्रू द पोएम। ये जैसे डीप एनालिसिस, और डीप एनालिसिस थोड़ा सा जल्दी फटाफट देखते हैं। As the title suggests, expresses man's eternal quest for the meaning in the life as he moves from the innocence of the boyhood to the youth to the complexities of the adult experiences। तो इसमें बताया गया, अगर हम टाइटल की बात करें तो हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक एंटरप्राइज है। हर टाइम पे हमारी लाइफ में हम पे एक डिफ़िकल्ट टास्क आता है और हमें इसे कंप्लीट करना होता है। इसी तरह से लाइफ का हम एक तरह से मीनिंग ड्रैग करते हैं और यही लाइफ का जो अपीयरेंस होता है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलता है। फ्रॉम दैट ऑफ द बॉयहुड टू दैट ऑफ द यूथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है और हम उसके थ्रू एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन है, एज ए मैन जर्नी फ्रॉम द चाइल्डहुड टुवर्ड्स द एडोलसेंस हिज कंसर्न आर द मटेरियल एंड द म्यूंडेन एंड इट इज़ द मिन्यूटाई ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस दैट प्रीऑक्यूपाई हिम। कि इंसान अपनी लाइफ में छोटे से लेके एडल्टहुड तक जाता रहता है और उसे अपनी लाइफ में अलग अलग मटेरियल के थ्रू जाता है वो चीज़ों को पाने के लिए। इस टाइम पे उसे कई बार म्यूंडेन यानी मायूसियत जिसे कहते हैं उसका भी सामना करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें दैट वी स्टूड वेरी वेल एंड आई थॉट ऑब्जर्व एंड पुट डाउन द कॉपियस नोट एंड वन थिंग द पेशेंट एंड द सोल इन बोट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा कंसेप्ट हमें मेंशन करता है कि वी स्टूड इट वेरी वेल, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हम अपनी पूरी लाइफ को एक तरह से बस मेहनत करने में ही निकाल देते हैं, अलग अलग चीज़ों को नोटिस करते हैं और वो जिस चीज़ को हम नोटिस करते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं उनमें, जबकि रियल मीनिंग है ही नहीं लाइफ का। अब आते हैं ट्रायल एंड ट्रेबुलेशन एंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ फॉर्मिंग द मीनिंगफुल रिलेशनशिप इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी मोर डिफ़िकल्ट। कि हम अपनी लाइफ में बस डिफ़िकल्टी के गो थ्रू होते रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से हो या फिर किसी और मैटर में हो, हम लाइफ के रियल मीनिंग तक पहुंच ही नहीं सकते। द सेम आइडिया दैट वी आर गेटिंग अगेन हियर, तो यहाँ पे भी सेम आइडिया है। एज द जर्नी कंटिन्यूज, जैसे जर्नी कंटिन्यू होती है लाइफ की, ओकेशनल डिसअपीयर एंड द फटीग मेक इट सीम द होराइजन ऑफ इट स्ट्रेचिंग एंडलेसली। एक टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा अंदर से पहले हम विग्रस यानी बहुत ज़्यादा भरे होते हैं स्ट्रेंथ से, धीरे धीरे हम डिस्पेयर निराश होने लग जाती हैं, थकावट होने लग जाती है हमें इस लाइफ की जर्नी पे चलते चलते यानी फटीग। और जैसे मेच्योरिटी और जैसे हम एडल्टहुड और उसके बाद मेच्योरिटी, उसके बाद फाइनली जब हम उसमें चले जाते हैं ओल्ड एज में, तो हमें लाइफ एक तरह से मीनिंगलेस लगने लग जाता है। तो एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे होल स्टेजेस एंड दी होल फेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर भी एक सीरियस राइटिंग है। द जर्नी बिगिनस विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, ये पूरी ऑप्टिमिस्टिक राइटिंग है, मैंने बताया था। और इसका जो जिसकी जो एंडिंग है वो एक शार्प एंडिंग है, जिसे एक बहुत ही पैसिमिस्टिक वे से एंड किया गया है। When they finally land on the shore of India, the Ezekiel forefather, बस आप इतना ही लिखो, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे जो पीछे है वो मैंने आपको बता दिया, अगर वो भी आप लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। कुछ स्टेंजा आप याद करके जाना घर से, जो कि आप बीच में ब्लैक पेन से बोल्ड वे में लिख के आ सको, ताकि आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर हो सके। और अगर मैं बात करूँ तो वो लास्ट वाली लाइन वो तो याद ही कर लो। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ T.S. Eliot's जर्नी ऑफ द मैगी। तो हमें पता है कि जो निज़्म एज़ेकियल है वो बहुत ही, वो उनके पर रिफ्लेक्शन था किन किन का, T.S. Eliot का, इज़रा पॉन्ड का, और इनका तो बहुत ही उनके पर इम्पैक्ट था। और
और इन्हीं की वजह से अगर हम इन्हें हाई टेक्निकल राइटर कहा जाता था 1920s और 30s के, जो ये लिखते थे उनमें बहुत ही उनके डीप मीनिंग होते थे। इनका मानना था कि जो पोएट्री है उसे सिंपल वे में नहीं लिखना चाहिए, जबकि पोएट्री एक फ़िलासफ़िकल राइटिंग है जिसके अंदर डीप मीनिंग होना चाहिए। तो निज़्म एज़ेकिल भी इनसे इंस्पायर हुए, टी.एस. इलियट से, इज़रा पॉन्ड से, जो कि हाईली टेक्निकल राइटर थे और इनका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत आया। इसमें ऑर्डन, इलियट, इज़रा पॉन्ड, टी.एस. इलियट फ्रेम पे विश्वास करते थे, वहीं पे ऑर्डन जो है वो कंटेंट पे विश्वास करते थे, और इज़रा पॉन्ड भी टी.एस. इलियट की तरह ही राइटिंग लिखते थे। जैसे कि टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखा है, उसको इज़रा पॉन्ड ने एडिट किया था। ये समथिंग आप थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो 1920s और 1930s के ये हाईली टेक्निकल राइटर थे। इसी में टी.एस. इलियट की एक फेमस राइटिंग है द जर्नी ऑफ द मैगी। ये भी सेम ऐसी राइटिंग है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि निज़्म एज़ेकिल की जो ये राइटिंग है ये इससे 80 to 90% एग्जैक्ट जो है रिफ्लेक्टेड आइडियाज़ आपको यहाँ पे पाएंगे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि 100% द सेम राइटिंग दैट यू आर फाइंडिंग हियर, बस चीज़ों को चेंज किया गया है, ऑल्टर किया गया है। तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ यू कैन से दैट इट इज़ द सेम पीस ऑफ राइटिंग दैट यू फाइंड द टी.एस. इलियट्स द जर्नी ऑफ द मैगी। तो एक बार जर्नी ऑफ द मैगी को भी एक बार देख लीजिएगा अगर टाइम हो आपके पास। अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी मेंशन करके आओगे दैट दिस पीस ऑफ राइटिंग है, दिस पीस ऑफ आर्ट इज रियली अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ द टी.एस. इलियट्स जर्नी ऑफ द मैगी। तो यहाँ पे भी आपके नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। Now this is important that you finding here is antithesis. Antithesis बहुत important है। अगर एंटीथेसिस का मतलब अगर हम समझे, इट मीन्स द परफेक्ट बैलेंस। हर पीस ऑफ राइटिंग को एक बैलेंस वे से लिखना चाहिए, जो कि हमने इसमें देखा। अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर इस पूरी पोएम को, जैसे हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, द फर्स्ट थिंग आपने देखा कि हाईली ऑप्टिमिस्टिक यानी एक सकारात्मक व्यू से लिखा गया था, एक बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में, और नेगेटिव वे में यानी पैसिमिस्टिक वे में एंड किया गया। अगर हम इनकैप्सुलेशन अगर आउटर वे देखते हैं इस पूरी पोएम का, एक बाहरी रूप से ढांचा, तो पूरी पीस ऑफ पोएम को एंटीथेसिस पीस ऑफ राइटिंग कहा जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं द होल ऑफ द होल पोएम इज इनकैप्सुलेटेड इनटू द सेंट्रल एसेंस ऑफ डीप एंटीथेसिज्म या डीप एंटीथेसिस, आप ये कह सकते हो। एक बार देखते हैं द पोएम हैज़ यूज द वर्बल एंटीथेसिस टू अचीव अ बैलेंस। इसमें एंटीथेसिस यूज़ किया गया है यानी कंट्रास्ट, अपोजिशन दिखाया गया। जैसे कि अगर हम बात करें, the initial activities of the pilgrim are juxtaposed, it means opposed, with those of the final stage of the pilgrim turn into a straggling crowd of the little hope. स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा जो इनिशियल एक्टिविटी होती है पिलग्रिम्स के, वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, और एंड में दिखाया गया कि वो कुछ रह जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड में कुछ, यानी अपोजिट, बैलेंस किया है, ज़्यादा को कम से। ऐसे स्टार्टिंग में दिखाया गया द एक्सॉल्टेड माइंड, यानी उनका माइंड, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप टू मार्क होता है, और एंड में डार्क एंड फेस, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शैटर हो जाता है, बिखर जाता है। इन द बिगिनिंग द पिलग्रिम फाउंड देमसेल्फ द बर्डन लाइट, उन्हें लगता है कि बर्डन बहुत ही लाइट है, कुछ नहीं हम कर लेंगे, और एंड में उनका स्पिरिट तक टूट जाता है। तो दिस इज एन एक्सलेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एंटीथेसिस। बाकी सिम्बॉलिज्म ये मैंने आपको बता दी है। एंटरप्राइज का मतलब क्या है देख लेना, पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, सिम्बोलाइजेज लाइफ। द क्राउड ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब क्या है, लोगों का इकट्ठा होना, और उन सब के बीच में आगे जाके किस तरह से डिसइल्यूजनमेंट और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। सन का मतलब क्या है, इट मीन्स हॉस्टिलिटी ऑफ नेचर, के नेचर भी जो है हॉस्टाइल होती है हमारे ऊपर। एंड दिस डेजर्ट पैच का मतलब क्या है, इट मीन्स द हार्डशिप ऑफ लाइफ, लाइफ कितना ज़्यादा कठोर हो जाती है कई बार। अ शेडो फॉल ऑन अस का मतलब हम सब के बीच में भेदभाव, और हम सब के बीच में जो एक तरह से कन्फ्लिक्शन। अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप का मतलब आशा टूट जाना, अब हमारे अंदर उतनी होप नहीं है। थंडर का मतलब मैंस इनर वॉइस, एंड होम का मतलब आगे मैंने बताया, इट मीन्स दैट द सिम्बलाइजेज द रिमेनिंग रूटेड टू द सॉइल एंड रिमेनिंग ट्रू टू वन सेल्फ। खुद में बने रहो, लोगों की मदद करो, और टू सर्व ह्यूमैनिटी सिंपली मीन्स दैट सर्विंग द गॉड, इट मीन्स दैट सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड। तो यही कंसेप्ट इसमें रखा गया है कि सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड, जो कि मेरा खुद का एक वो है कोटेशन जो मैंने यूज़ कर रखा है। तो द सेम दैट यू आर फाइंडिंग हियर, द सर्व ह्यूमैनिटी एंड सर्व गॉड, कि इंसान की पूजा करो, भगवान अपने आप पूजे जाएंगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट यू आर फाइंड हियर इन होम। और ये रही एलिग्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट मीन्स डीप मीनिंग, और वो जो मीनिंग होगा हिडन मीनिंग होगा, उसके पीछे एक हिस्ट्री कनेक्टेड होगी या कुछ ऐसा मीनिंग होगा जो सरफेस लेवल पे अलग है और डीप में उसका मतलब अलग है। तो आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। दी एलिग्री है, आपको मैंने पहले स्टार्टिंग यानी जब हम सेकेंड एंड थर्ड स्लाइड पे थे, जब भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था।
नेक्स्ट वन इज इट एपिग्रामेटिक। एपिग्रामेटिक और एपिग्राम, इसका मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी तरह से या चालाक की तरह से ये बिल्कुल शार्प एंड की तरह से बिल्कुल क्लियर कट वे से आप अपने जो है मैसेज को पोएम के फॉर्म में प्रेजेंट करो, जो कि हमने इसमें देखा दैट दिस इज़ एन एपिग्रामेटिक वर्क, जिसकी लास्ट लाइन भी एपिग्रामेटिक है, बहुत लाइन इसमें एपिग्रामेटिक है। मैं तो ये तक कहूँगा द होल ऑफ द पोएम इज़ इनग्रैब्ड और इनकैप्सुलेटेड अंडर द सेंट्रल एसेंस ऑफ एपिग्राम। तो एपिग्राम इसमें पूरी पोएम जो है एपिग्रामेटिक पीस ऑफ राइटिंग है, जिसमें शार्प विटी पॉलिश्ड कमेंट है, जो कि निज़्म एज़ेकियल की एक वे ऑफ राइटिंग है, एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग जो डीप फैक्ट है हम वो कह सकते हैं। नाउ द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पोएम इज़, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं इस पोएम से आ सकते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट इज द सिम्बॉलिज्म इन निज़्म एज़ेकियल एंटरप्राइज। इसमें सिम्बॉलिज्म क्या है और सिम्बॉलिकल पोएम कैसे है, हाउ दैट यू कैन से दैट दिस इज एलिगरी ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इसके आने के। इट मीन्स हाउ दैट यू से द एंटरप्राइज इन एलिगरी ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। तो इसमें जितना मैंने लिख रखा है, अगर आप सबको कंक्लूड करके लिखो तो आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा, बहुत अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। एंड द हिंट्स फॉर आंसर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, जो आपको हिंट्स चाहिए। और वैसे तो पूरी जितने भी मेरी एक्सप्लेनेशन है ये सारे जो है ये हिंट ही है, आपको बहुत सारे यहाँ से स्टफ़ मिल जाएगा जो कि आप ऐड करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो फाइनली हमारी ये पूरी जो पोएम है यहाँ पे ख़त्म होती है। होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी ये पीस ऑफ जो भी मैंने आपको रखा है ये पूरा कंसेप्ट। और हाँ, अगर मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियो की लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा और धीरे धीरे और आराम से पढ़ाऊँगा। नाउ एट दी एंड, थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ आवर चैनल। हमारे चैनल के हिस्सा बनने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सबको। और अगर मेरे बारे में कुछ आपको और जानना है तो आप नेक्स्ट पेज को पॉज करके देख सकते हो। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।